the session. Participants, time to start our first session of today, and our resource person for this session, Dr. Mavish Razai, is here with us, and currently she is working as a Dean Faculty of Education at Former Christian College, University Lahore. And today she will talk about modern learning strategies, blended learning, flipped classroom, and adaptive learning. And she's an excellent teacher, trainer, and researcher. Over to you, ma'am. You can start the session. And participant, kindly अपने mic. थैंक यू सो मच। और जैसा बिलाल ने बताया है कि आज हमारी इस ट्रेनिंग का जी ब्लेंडेड एंड एडेप्टिव लर्निंग की और ये तमाम स्ट्रेटजीज नेचुरली एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टेक्स्ट में लेटर ऑन ड्यूरिंग दिस सेशन ये एहसास हो कि ये सब टेक्नोलॉजीज आपके पास आपके कॉलेजेस में आपके इंस्टीट्यूशंस में इतनी प्रोफिशेंटली अवेलेबल नहीं है जिस तरह से मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी और तरीक़ेकार बताऊंगी कि आप कैसे फ्लिप्ड क्लासरूम्स में स्विच ओवर कर सकते हैं, ब्लेंडेड क्लासरूम्स क्या होती हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, एडेप्टिव लर्निंग क्या होती है। बट प्लीज़ अपने जहन में रखें कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसका मकसद ये नहीं है कि आफ्टर you take this training and you go back to your institution and you start applying strategies to enter into flipped classroom modality or purely blended learning. This training session, इसका जो भी content हम इसमें बात करेंगे वो आपकी knowledge में इजाफा करेगा, आपको वो पर्सपेक्टिव देगा कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद होगी आपने उसका बेस्ट तरीके से उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए एज फैकल्टी मेंबर्स हेल्पफुल होंगी। ये सारा आपको मैं इसका बैकग्राउंड इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन द प्रीवियस सेशंस ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न है जो कि पार्टिसिपेंट्स का आता है कि हमारे पास तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं कि ये कर लें। तो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का जो विज़न है वो ये नहीं है इस वक्त एट दिस पॉइंट कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट शुरू कर दें। हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हम आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये एक मॉडर्न लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े और आपके पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो तो आप में इतनी कैपेबिलिटी हो और ये कॉम्पिटेंस लेवल हो आपका कि आप स्मूथली इन डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग सेटिंग्स के अंदर जा सकें अपने स्टूडेंट्स के साथ फॉर इफेक्टिव learning. Thank you so much. So with this I'm gonna take you through the agenda. Today's agenda is that we will first talk about what is adaptive learning. मतलब क्या होता है adaptive learning का, ये क्या होती है, किस किस्म की learning होती है, इसमें क्या चीज़ें involved हैं, हम इसके basics के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो तीन हमने types shortlist की हैं for this particular training जिसके अंदर ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम और रिमोट लर्निंग आ जाती है या डिस्टेंस लर्निंग आ जाती है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, इनके कौन से फीचर्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से यूनिकली they stand out uniquely compared to one another. So we're going to talk about the basic characteristics of these three modalities. And lastly, we will talk about how can you change your instruction in the technology embedded learning settings. That's also very important for us to understand that how does our role as teachers change when we enter another kind of teaching space other than the conventional. कन्वेंशनल का मतलब है जो हमें जिसकी हमें पता है क्लासरूम सेटिंग जो होती है, जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो और कौन कौन सी टीचिंग सेटिंग्स आ सकती हैं और आप उनके अंदर आपको एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए इंस्ट्रक्टर किस तरह अपने रोल को अडेप्ट करना है। सो पहला सवाल मेरा आपसे, और ये मैं लिंक आपको मीटिंग चैट में भेज रही हूँ, आपके पास एक चैट विंडो है इस कॉल में, एक आइकन बना हुआ है विच इज़ सेमी राउंड जिसमें दो लाइंस पड़ी हुई हैं, वो चैट विंडो आप उस पर क्लिक करें
वहाँ एक लिंक है और sorry I've sent you a wrong link. Please don't click on this link. This link will come for a later activity. Second link that I have sent to you, which is menti.com. आप इस पर क्लिक करें, ये लिंक मैंने आपको दोबारा भेज दिया। ट्वाइस जो लिंक एक ही जैसा आपकी चैट ऑप्शन में है, चैट विंडो में, आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपके पास एक सवाल है। सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टिव लर्निंग? आपका क्या ख्याल है, अडेप्टिव लर्निंग क्या होती है? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? I will stop sharing my screen with you and I will start to share your responses. Great. So you see that on the lower right hand there is this icon of a man. As soon as you guys will start answering this question, the number of participants who have taken a try to answer their questions will appear here. As you can see, the first answer, second answer, and now as you will continue to answer this question, your answers will appear here, and the number of participants who have already answered this will appear on the lower right hand side. सवाल है एडेप्टिव लर्निंग क्या होती है? अब इसमें कोई सही गलत, मुझे नहीं पता या मैंने कभी किया नहीं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके जहन में क्या आता है जब आप सोचते हैं कि एडेप्टिव लर्निंग करनी है? तो क्या आपके जहन में क्या आता है? आप बस वो बताएं। मैम नॉर्मली तो लर्निंग जो है दैट वाज relative permanent change in your behavior due to practice and reinforcement, but on term if we are refer to the adaptive means changes according to the environment. Very good. Excellent. Thank you so much. Sir, if you can please type this briefly in the platform that I have shared, it would be good, ताकि सारे लोग आपके इस रिस्पॉन्स को स्क्रीन पे देखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अडेप्टिव का मतलब ही होता है चेंजिंग। आपने अडेप्ट करना है। अब अडेप्ट किस चीज़ को करना है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो यू सी, ये रिस्पॉन्सेज आपके आ रहे हैं, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सेज किस तरह, इनमें कितनी डाइवर्सिटी है। Please continue to answer this question because the more responses that we have on the screen, हमारे पास उतना ज़्यादा material होगा for our discussion. So अभी तक हमारे पास 12 लोगों ने response दिया है. Share the link again, please. Sure. बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आपने चैट में भी दिए हैं, डॉक्टर शकील ने, डॉक्टर अल्लादिता ने, मगर अगर आप लोग प्लीज़ ये रिस्पॉन्सेज मेंटीमीटर पे जाके लिखें तो हमारे पास बहुत अच्छा एक रिच वर्ड वेब बन जाएगा, जिसके अंदर आपके रिस्पॉन्सेज बाकी साथी भी देख सकेंगे और यहीं से हम डिस्कशन के लिए चीज़ें लेंगे, कंटेंट यहीं से उठा सकते हैं। So people would be, या आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं अपने रिस्पॉन्सेज तो यहीं रजिस्टर कराएं। 2 प्लेटफॉर्म्स पे डिवाइड मत करें। एक्चुअली मैम वो मेंटीमीटर खुल नहीं रहा मैम। ओके, all right, we have plenty of responses here. Let's take a look at this now. आपके
रिस्पॉन्सेज में अडेप्टिव लर्निंग आपके ख्याल में कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट होती है, लर्निंग सूटेबल टू द एनवायरनमेंट, लर्निंग बेस्ड अपॉन कॉन्वर्सेशन में भी, permanent behavior, permanent change in your behavior. It means it's adapting. It means that the delivery of content is customized. किसी ने लिखा है कि learning experiences are different. Then somebody else has written that it changes with the conditions. Right depth of material, modern technology, it is based on computer algorithm, learning due to surroundings. ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है. आपके जो आइडियाज़ हैं अडेप्टिव लर्निंग के बारे में, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग योर कमेंट्स हियर. It helps me in understanding that you already understand that what is the concept of adaptive learning and where do now I have to build upon this concept. So thanks a lot. I would stop sharing my screen now. And we'll take you back to the presentation. All right. So adaptive learning क्या है? Big picture क्या है? It's basically a technique which is used to contextualize instruction, to provide a personalized learning experience to each student. Okay, which means let me just rephrase this in simpler words कि adaptive learning का मतलब है कि आप ऐसी लर्निंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करें जो कि तमाम पार्टिसिपेंट्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफर करें. पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि स्टूडेंट्स उससे रिलेट कर सकें, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट कर सकें. अगर आपका जो कंटेंट आपने डिसाइड किया उनको पढ़ाने के लिए वो अकॉर्डिंग टू एज लेवल हो. और प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन और बिल्कुल आती है आवाज मैडम. आवाज आ रही है, पहले बड़ी डिस्टॉर्शन. पार्टिसिपेंट डिस्टॉर्शन आपकी साइड पे है, मैम की साइड पे नहीं है. अपने आप माइक म्यूट रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इजी होगा. थैंक यू सो मच. आप लोग प्लीज सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें. थैंक यू सो मच. आई वुड बी रियली थैंकफुल अगर हम स्टडीली इस सेशन को कंडक्ट कर लें. माइंडफुल रहें कि आपके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट नहीं होने चाहिए. मेरा भी चल रहा है सर. जी आपका चल रहा है. कमर हफीज साहब इसको बंद कर लें माइक को. मैम मेरी एक सजेशन है कि एडमिन जो है ना माइक को म्यूट कर दें, जब जरूरत हो तो यूज कर लें. Sir, I cannot do that. If I could do that, I would have done it. I can't do that. I have already tried to disable mics, but it's not disabling the mics. So here we share a mutual responsibility. Your time is very precious, so is my time. Please mute your mics. Be mindful of this, that you have to keep your mics on the muted mode. खुद ही ख्याल रखें इस बात का. I shouldn't be saying this time and again to you. खुद ही माइंडफुल रहें कि ये आपका जब माइक अनम्यूट होता है तो वो डिस्टॉर्शन कॉज करता है, और फिर किसी का माइक अनम्यूटेड है और बहुत डिस्टॉर्शन है. Thank you so much. Okay, so the big picture is कि adaptive learning एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आपने कंटेंट को और टीचिंग स्ट्रेटजीज को कॉन्टेक्चुअलाइज कर देना है. अब ये सब कुछ आपने कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करना है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस लफ्ज़ कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट का में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. कॉन्टेक्स्ट में एक तो स्टूडेंट्स की एज आ जाती है, स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी आ जाती है, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपके पास क्या प्रोविज़न है लर्निंग और टीचिंग रिसोर्सेज की. सो ये सब चीज़ें कैसे आप उनको अपनी इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंगेजिंग बनाएंगे बाय टेलरिंग इट टू द स्टूडेंट्स नीड्स. दैट इज़ कॉल्ड एज एडेप्टिव लर्निंग. अब
अडेप्टिव लर्निंग की जब हम बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं तो naturally when you are talking about adaptive learning it very much relies on technology. क्यों? वैसे तो आप इसको कन्वेंशनल टीचिंग में भी अडेप्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी यूज कर सकते हैं, मगर जब लार्ज क्लासरूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 60+ स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए अपनी इंस्ट्रक्शन को टेलर करना in the conventional setting becomes very difficult. So that is why teachers keep on following the rudimentary approach of lecture. क्योंकि आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं या 60 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप हर एक के लेवल के ऊपर जाके उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. But when you integrate technology with your lecture, with your conventional instruction, you get, I mean, you can build on this affordance. आप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लें जिनकी लर्निंग प्रेफरेंस रीडिंग मटेरियल के साथ है. उनको आप लर्निंग जो टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स यूज़ करें, वो मे बी स्टैटिक रिसोर्स हो. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे तरीके से काम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, दे आर ब्राइटर देन द रेस्ट, ग्रुप देम टुगेदर. उनका जो एंड प्रोडक्ट है अपने लेक्चर का, उसको चैलेंजिंग बना दें. सो देर आर वेज टू cater to students' learning needs, learning styles, through your instruction, through the outcome that you are expecting from the students, and also through the teaching and learning resources. And technology is a very strong teaching and learning resource when we talk about adaptive learning. ये anywhere, anytime learning के concept को support करती है. Students के पास इतनी इजाज़त और इतनी स्पेस होती है कि वो अपने लर्निंग टाइम, अपने लर्निंग स्पेस को और अपनी लर्निंग पेस को खुद डिफाइन करते हैं. यानी कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब तक पढ़ना है, जो कि आजकल हमारे पास रिमोट टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशंस में हो भी रहा है. और अब हम पिछले 1 साल से तो काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके हम अपनी टीचिंग को किस किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. अब आपके रिस्पॉन्सेस के ऊपर बेस करते हुए, आपने पहले रिस्पॉन्सेस दिए और आपने बताया कि और उससे मुझे ये पता चला कि आपको अडेप्टिव लर्निंग का पहले ही पता है. तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी अडेप्टिव लर्निंग को फॉलो किया है, कभी आपने प्रैक्टिस किया है, और अगर किया है किसी भी फॉर्म में तो कैसे किया? एक लिंक आपको मैंने मीटिंग चैट में दोबारा भेजा है. दिस इज answergarden.ch/2064338. सवाल ये है कि कौन सी पॉसिबल अप्रोचेस हो सकती हैं टू प्रैक्टिस अडेप्टिव लर्निंग. आपके पास कोई आइडियाज़ हो, अगर आपने खुद ना किया हो, किसी कॉलीग को देखा हो, किसी स्टूडेंट ने आपको कोई अपने किसी और टीचर की एक्सपीरियंस बताए हो, आपने कोई केस स्टडी पढ़ी हो ड्यूरिंग 1 ईयर, आपने बेहतर अपनी इंस्ट्रक्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई रिसर्च की हो. सो एनी आइडिया, एनी पॉसिबिलिटी दैट इज इन योर माइंड टू प्रैक्टिस अडेप्टिव लर्निंग, प्लीज रिपोर्ट इट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. जी मैडम. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम. रियाज गोहर स्पीकिंग. जी रियाज साहब. Actually, I have been teaching in my college, and there is a corpus linguistics, a new concept of corpus that is there, and along with teaching the huge text to the classes at postgraduate level, we adapt. I mean, the corpus as a tool to teach them. It facilitates them in managing heavy text and long text within a few seconds. So this is a new idea, corpus linguistic, that this is a machine learning, you can say. Okay. So this is We are going to talk about machine learning. Thank you so much for your response. Towards the end of this session, we have a segment on artificial intelligence or machine learning. Yeah.
But machine learning and artificial intelligence, they rely on very complex computer algorithms, and everybody is not able to create such an environment. So हम इस वक्त, क्योंकि हमने सब साथियों के साथ लेके चलना है और हम ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज की बात ज़्यादा करेंगे जो कि हम सब यूज़ कर सकें. सो आप, लेकिन क्योंकि आपने मशीन लर्निंग को यूज़ किया हुआ है, सो प्लीज़ आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंसेस या कैसे आपने इसको प्रैक्टिस किया एडेप्टिव लर्निंग को, उसको हमें ब्रीफली बताएं. आपके पास 40 कैरेक्टर्स हैं टू टाइप योर आंसर. ट्राई टू कीप योर आंसर्स वेरी शॉर्ट, ब्रीफ, टू द पॉइंट. I have received only 2 responses so far. एक तो आपने जिन्होंने responses दिए हैं, उन्होंने response दिया है कि by using animations और by motivating, analyzing and supporting students. Please जवाब दें इस सवाल का. आपने अगर अभी तक कभी adaptive learning को practice किया है तो किस तरह किया है? Somebody else has said by using phone teaching, by multimedia devices maybe, or then you have real-time feedback just like this one. Okay, so they mean to say that they have been in the synchronous communication जो कि फ़ौरन हो रही होती है, instantly हो रही होती है, time lapse नहीं होता जैसे कि इस कॉल में है कि हम बात कर रहे हैं और आप भी अपने responses को register करा सकते हैं. So, as you continue to give me the answers, मैं आपको एक छोटी सी बात reinforce करना चाहूँगी यहाँ पे कि टीचिंग जो है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है. टीचिंग का मतलब है कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, आपने टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल करने हैं, स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्होंने करना क्या है क्लास में, आपका आउटपुट क्या है उस लेक्चर का, क्या आउटकम क्या है जिसको आप चेज़ कर रहे हैं, और फिर आपने स्टूडेंट्स को फीडबैक भी देना है और अपने आप को इवैल्यूएट भी करना है. तो ये 6 चीज़ें होती हैं. जब हम कहते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, we mean to say that it's a process that comprises of these 6 stages, right? So इनमें से किसी भी स्टेज को जब आप contextualize करते हैं या personalize करते हैं for the needs of students, तो it becomes adaptive. Your teaching becomes adaptive. So ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये जो real time feedback है, this is a very good answer actually, because with feedback also you can contextualize your teaching. So we have received quite few responses here. I would appreciate a couple more. अगर जो भी लोग जवाब लिख रहे हैं, दे रहे हैं, अगर वो expedite कर दें, we'll wait for 2 minutes and we'll start again after 2 minutes. All right, let's refresh the page one last time and see if we have received any more new responses. Yes, we have. So you can basically adjust your teaching strategies, your learning objectives, maybe assessment objectives, your feedback to the needs of the students to say कि आप adaptive learning को follow कर रहे हैं. Thank you so much for your comments, for your responses. I will stop sharing my screen now.
and I will once again bring back the presentation. So इस स्टेज पे अब हमें ये पता चल गया कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इंस्ट्रक्शन को अडेप्टिव बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। ये अब एक टेबल आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि आप इंस्ट्रक्शन दें यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाइल स्टूडेंट्स, आप उनको जो पढ़ा रहे हैं वो आप ऑनलाइन पढ़ाएं, और जो काम आपने स्टूडेंट से कराना है वो आप डिज़ाइन करके उनको ऑन कैंपस बुला लें, और वो स्टूडेंट्स जो भी काम करेंगे वो फेस टू फेस सेटिंग में करेंगे। इस किस्म की जो सेटिंग होती है इसको हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम्स, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन दी जाती है और स्टूडेंट्स का काम ट्रेडिशनल सेटिंग में होता है। होती ये भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेड है। आपको पास प्रोविजन है कि आप अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी अडेप्टिव बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स का काम है वो भी बहुत हद तक अडेप्टिव हो सकता है, ग्रुप्स में हो सकता है, कोलैबोरेटेड वर्क हो सकता है, बट एसेंशियली जो स्टूडेंट्स ने काम करना है वो अपने फेस टू फेस मोडालिटी में कराना है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कभी आपके पास एक रूटीन है, आपने अपनी जो कोर्स सिलेबस है उसको ब्रेक कर लिया, कीपिंग इन माइंड दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर यूजफुल और पॉसिबल फॉर यू टू टीच ऑनलाइन, and what are the things that you don't want to teach online and you want to teach them in person. So you have divided the content in this manner, और अब आपने जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको आप बेशक सेल्फ रेगुलेटेड मोड में उसको प्रेजेंट कर दें, या फिर आप परपेचुअल क्लासेस लें परपेचुअली, जैसे कि हर रोज़ या हफ्ते में 2 दफ़ा, या भी वो आप मोडालिटी सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। मगर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कभी आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और कभी आप उनको फेस टू फेस पढ़ाते हैं, और दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ब्लेंडेड लर्निंग, समटाइम्स वी आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड लर्निंग। And the last way in which education technology can be utilized is that you teach only online. There is no concept of meeting with the students. You never meet with your students. Such kind of teaching and learning is attributed as distant learning or distance learning. So this is also fully online. ये 3 different टाइप्स हैं जिसके अंदर आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सटेंट्स हैं, आप कह लें आपने कितनी पेनिट्रेट करनी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन योर इंस्ट्रक्शन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, इट शुड डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है, स्टूडेंट्स का क्या कॉन्टेक्स्ट है, आपके इंस्टीट्यूशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपने अपने लिए जो मोस्ट फीजिबल मोडालिटी है उसको चूज कर लेना है। बट बिफोर वी गो ऑन इनटू टॉकिंग अबाउट अदर modalities, I would like to take you through the flipped classrooms first of all, and let's talk about their advantages and why are they called as flipped classrooms. Now this is not true. This is just an image that is taken from Google. So but these are some characteristics of flipped classrooms. So the first characteristic is that it provides opportunities for students to choose where and when do they want to learn. क्योंकि आपकी जो क्लास है उसमें आप जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को वो तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अब स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है कि उसने दिन के किस हिस्से में उसको ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है और कब करना है, कहाँ से बैठ के करना है। सो ऑटोनॉमी स्टूडेंट्स के पास रहेगी। आप स्टूडेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आउटसाइड द क्लासरूम जो भी आपने काम दिया है, it's their responsibility to accomplish it and to come to the classroom prepared for the hands-on activities. यहाँ आपके पास एज इंस्ट्रक्टर्स इतनी ऑटोनॉमी है कि आप एक्सटेंट, सीक्वेंस और नेचर डिटर्मिन कर सकते हैं लर्निंग कंटेंट का। इससे ज़्यादा ऑटोनॉमी
एज ए टीचर आपको फ्लिप्ड क्लासरूम्स के अंदर टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स शायद ना मिले, लेकिन ये भी बहुत आई थिंक इट कवर्स quite a vast range of your instructional intervention where you're determining what is the extent to which you want to cover. Content कितना आपने cover करना है, how are you going to teach, what are the different strategies, teaching methodologies, activities that you want to plan for the students, what is the content that you are covering, what will be the sequence, पहले बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, and lastly आप उनको असेस कैसे कर रहे हैं, ये भी आपने ही डिटरमिन करना है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी इन द फ्लिप्ड क्लासरूम्स, एंड टू प्रैक्टिस दिस ऑटोनॉमी effectively, it is very important for you to have unique professional competencies which are required in order to encourage personalized learning. Personalized का मतलब ही ये है कि मैं अगर कोई चीज़ किसी कोर्स में एनरोल करूँ तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आए कि दिस कोर्स केटर्स टू माय नीड्स. और यहाँ पे एक फिनोमेना है और केलर्स मॉडल ऑफ ARCS, जिसके ARCS स्टैंड्स फॉर अटेंशन, रेलेवेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन. जब ये 4 चीज़ें आप किसी इंसान को फील कराते हैं तो उसको ये एहसास होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेरे लिए प्रिपेयर की गई है. वो ज़्यादा अटेंटिव भी होता है, उसको जब रेलेवेंट लगता है कंटेंट, जब उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब उसको एक इंटरनली सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है कि ये जो मुझे पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल वही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी. नाउ हाउ कैन यू जंप from traditional classrooms to flipped classrooms? That's also a very important question. आपने कैसे ट्रांजिट कैसे करना है? सबसे पहले तो हम वहीं से शुरू करेंगे कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए आपके पास. आपको पता होना चाहिए कि क्या चैलेंज लेवल आपने रखना है. आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, क्योंकि पार्शली वो कंप्लीट किए जाएंगे रिमोट सेटिंग में इंडिपेंडेंटली बाय द स्टूडेंट्स, तो आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को इनकलकेट करें. आपके पास एक कंप्लीट कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का. किसके पास कितनी टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, इनके प्रोबेबल चैलेंजेस क्या होंगे और प्लान बी क्या है. अगर लेट्स से आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स 55 do not have access to technology, then who are you teaching? Are you just teaching those 5 students and ignoring the majority? No, you can't do that. Then you teach the majority and you include the 5 students in it. But if there is a half and half situation where out of 50 students, let's say 25 do not have access to education technology and the rest of the 25 have access to the digital infrastructure that you want to teach with, then what do? You plan the lecture for keeping in mind the higher end of the students, the ones who have the education technology, and you create a plan B for the ones who do not have the infrastructure. You can't leave them behind. That is not that you should do as a teacher, morally, professionally. You hold this ethical, responsibility that you have to teach everybody while making that your teaching is inclusive for everyone. But अब अगर किसी के पास नहीं है एक्सेस तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते. आपने उसके लिए प्लान बी जरूर बनाना है. Then you write down your flipped instruction. अपने लेक्चर्स को आपने ऐसे प्लान करना है कि इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग इन द क्लासरूम आप एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस चलाएंगे क्लासरूम्स में कन्वेंशनली. ये केस स्टडीज हो सकती हैं, कोई रिफ्लेक्टिव सेशन हो सकता है, रीडिंग सर्कल्स हो सकते हैं. आपने स्टूडेंट ड्रिवन एक्टिविटीज प्लान करनी है फॉर द कन्वेंशनल क्लासरूम सेटिंग. और जो कुछ भी आपने लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स को बताना है फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो आपने ऑनलाइन मोडालिटी में बताना है. आप चाहे आप एक ब्लॉग बना लें, चाहे आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लें, बट आपने वो जो इन पर्सन टाइम है, जो कॉन्टैक्ट टाइम है आपका स्टूडेंट्स के साथ, उसमें आपने उनको पढ़ाना नहीं है. आपने उनसे काम कराना है, उनकी नॉलेज को एक्सटेंड ऐसे करना है कि वो खुद इंगेज्ड हों उसके अंदर. और यही
आपकी बेसिकली असेसमेंट भी है। आप जो कुछ भी फेस टू फेस मोड में करेंगे दैट बिकम्स योर असेसमेंट। इट इज़ यूजुअली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एंड इट इज़ इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव से मतलब ये है कि देयर आर certain competencies को mix of learning objectives combined together. That is what I mean to say by the word integrative. सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आप असेस नहीं करेंगे, आप यू आर गोइंग टू ग्रुप सिमिलर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टुगेदर एंड देन यू वुड असेस द स्टूडेंट्स। मगर क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आप जो कुछ भी क्लासरूम में करेंगे दैट बिकम्स योर असेसमेंट। पॉसिबल स्ट्रेटजीज क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप वीडियो लेक्चर्स बना सकते हैं, अपने खुद लेक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं पावर पॉइंट पे, आप मुख्तलिफ थर्ड पार्टी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं विच इंक्लूड्स यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा आप ऑफ कैंपस रीडिंग दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ हो सकता है। केस स्टडीज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग सर्कल्स आप अपने करा सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशंस करा सकते हैं स्टूडेंट से इन पर्सन। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन उनको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, किसी हैंड ऑन एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करना है, आप सैम्पल लेसन्स यू कैन सर्च something relevant using YouTube or other online web-based resources and you can share that with the students. इन सब चीज़ों के लिए फ्लिप्ड क्लासरूम में भी एंटर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इट शुडंट बी अ सरप्राइज फॉर देम। नाउ एट दिस स्टेज, आफ्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट flipped classrooms, I have a question for you. आपका क्या ख्याल है कि flipped classrooms students को कैसे benefit करते हैं या कैसे benefit कर सकते हैं? Now I am sending you another link in the meeting chat. The link is already there in the meeting chat. Just click on it. It will take you once again to Answer Garden, and you should be able to answer the question. सवाल जो वहाँ लिखा हुआ है वो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि क्या फ़वाइद हैं फ्लिप्ड क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स के लिए। एनी वन एडवांटेज आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू द एडवांटेजेस, एंड प्लीज़ अपने रिस्पॉन्सेस को चैट ऑप्शन में मत दें, आंसर गार्डनिंग पे पोस्ट करें ताकि हमारे पास जो एक व्यूअरशिप है वो मैक्सिमम व्यूअरशिप हो आपके रिस्पॉन्सेस के। आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड विल शेयर आंसर गार्डन स्क्रीन विद यू। जी सर। क्लिक नहीं होता मैम, वो ओपन नहीं होता मैम, इसलिए आंसर इसमें हम कर रहे हैं चैट में। होना चाहिए वैसे, बिकॉज इफ सम ऑफ यू कैन ओपन इट देन ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू ओपन इट। They can understand. Walaikum Assalam. Thank you so much, sir. So somebody has said that students can work independently. And we have so many more responses as well. Thank you so much for taking it up. Flipped learning is customized. Yes, it's active learning. It lessens the burden of traditional work. It provides a clear understanding of the concept, and effective learning can happen with the use of flipped classrooms. We have more responses. All students are involved. Content can be richer, it can sharpen the abilities. Excellent. It's a very effective use of technology. Very well said. बिल्कुल ठीक आपने advantages इसके highlight किए हैं. We'll wait for another 2 minutes for more responses.
I will refresh the screen one last time और आप अपने साथियों के रिस्पॉन्सेज एक दफ़ा देखें प्लीज़ कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई किए हैं। और इतने एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद वी कैन सेफली से कि फ्लिप्ड क्लासरूम्स एक बहुत इफ़ेक्टिव मॉडल है जहाँ पे आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी को मीनिंगफुली इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट रिलाइंग टू मच ऑन टेक्नोलॉजी। और वो उन तमाम वरीज से आप बच रहे हैं जो कि असेसमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि हमने पिछले एक साल में ऑनलाइन टीचिंग के दौरान एक्सपीरियंस की हैं कि sometimes to meet with students is absolutely essential for the success of learning outcomes. Thank you so much for participating in this activity. I will stop sharing my screen at this point and will take you back to my presentation. Now, after we have talked at length about flipped classrooms, let's talk about blended learning. I think blended learning हम सब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं because we have been using this for the last many months now, since the universities and colleges were opened for a few students and a few students were still working in online platforms. So blended learning is basically an approach which combines online learning material and opportunities for interaction within the traditional place-based classroom methods. यानी कि टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फेस टू फेस भी मिल रहे हैं. It is mandatory for the teachers to plan meetups with the students. अब वो meetup कितनी देर बाद करना है that really depends on the teacher. आपने एक हफ्ते में एक दफ़ा बुलाना है students को on campus, 2 हफ्ते में एक दफ़ा आप उनसे meeting करना चाह रहे हैं. It depends on the teacher and also the nature of the content. Sometimes the teachers who are teaching practical hands-on subjects, for example, design, craft, all of these kind of, hands-on subjects, then they have to meet often with the students. But still, meeting can be utilized only to talk about ideas and concepts that are absolutely essential and should be discussed in in-person setting. Otherwise, आप online setting को इस्तेमाल करते हुए students को तमाम resources, तमाम instruction, ये सब चीज़ें you can share it with them. Now, अब blended teaching में teacher का role कैसे बदल जाता है? टीचर का रोल इस तरह बदल जाता है कि अगेन जस्ट लाइक फ्लिप्ड क्लासरूम्स, आपने ही डिसाइड करना है कि स्टूडेंट्स को आपने क्या ऑनलाइन मोडालिटी में पढ़ाना है और क्या फेस टू फेस सेटिंग में पढ़ाना है, असेसमेंट किस तरह कंडक्ट करनी है, कितना एक्सटेंट ऑफ लर्निंग कंटेंट शुड बी टॉट ऑनलाइन एंड हाउ मच कंटेंट शुड बी टॉट इन द इन पर्सन सेटिंग. और स्टूडेंट्स के पास ऑटोनॉमी है टू डिसाइड हाउ मच टाइम डू दे स्पेंड for the online instruction, what is the place where they're going to join the online instruction from, what will be their own pace to accomplish the teacher assigned tasks. ये सब चीज़ें students are autonomous to decide. We move on to talk about the characteristics of blended learning. This is the best of two worlds. Basically, इसको research में it is categorized as the best of two worlds. क्यों? क्योंकि ये personalized learning भी है, आप small groups में भी students के साथ मिल सकते हैं, collaboration को भी encourage करती है ये, और individual personalized learning को भी cater करती है. When we talk about in-person collaboration, it supports that as well. It supports in-person interaction and follow-up, giving feedback, saves time. जितना आप अगर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो the way you teach and the amount of time that you require to interact with each student to give them a certain feeling कि हाँ टीचर मेरी बात सुन रही है, that requires a lot of time, especially when you're teaching large classrooms. So
इन पर्सन जो इसकी मीटअप की एक अफोर्डेंस है, it is quite beneficial for teachers, for faculty members. Also, you can eliminate all the challenges that are associated with assessment, और आप स्टूडेंट से फेस टू फेस मिलकर असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं? It can promote the notion of self-regulation among students. It can help you promote higher order thinking skills. It personalizes the learning. It personalizes the learning approaches. So you're definitely meeting some aspects of adaptive learning by practicing blended learning. And it helps you in creating lifelong learners. Now the last aspect of adaptive learning, which is quite technical, and it takes us back to what one of our colleague in the call had reported earlier, कि artificial intelligence से भी आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि आपने डिज़ाइन से अडेप्टिव बनाया अपनी लर्निंग को. अब हम बात कर रहे हैं टोटली प्योरली कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की. आपके पास, आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्सेरा पे या मुख्तलिफ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं. ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ये सेल्फ रेगुलेटेड कोर्सेज होते हैं. पार्टिसिपेंट्स ने खुद इनके साथ कीप अप करना होता है. वो सिर्फ आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप उनके कंटेंट को और जो भी एक्टिविटीज़ दे रहे हैं उसको आपने अकम्प्लिश करना है. और ये इस तरह से आपके पास कोर्स अनफोल्ड होता जाता है. ये होती है बेसिकली आपके पास बेसिक कंटेंट मास्टरी, कि अगर पार्टिसिपेंट ने ये किया तो फिर ये होगा. इफ दिस देन दैट सिचुएशन. अगर एक स्टूडेंट ने इस सवाल का जवाब ठीक दिया तो फिर उसके पास अगला लेवल ऑफ द कोर्स अनफोल्ड होगा. अगर नहीं दिया तो वो वही दोबारा करेगा जब तक कि वो स्टेज क्रॉस नहीं करता, पास नहीं करता, एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करता. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है. दे हैव मोर autonomy, they have more power, they control what are the learner's experiences. As long as the learner does not satisfy your expectations, you do not let the learner to cross over that particular stage of learning and cross over into the further stage of learning. No, you don't do that. So this autonomy rests with you. And the way you're creating the artificial intelligence system, the way you're controlling students' learning experiences through the system, all of this remains in your hands. So this is basic design adaptation. अब इसके अलावा algorithmic adaptation होती है, which is a little bit more technical, which is advanced adaptability. और हम आपके साथ मैं सिर्फ बेसिक्स शेयर करूँगी, because I know that all of you are not in a position जहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकें. So personalized content भी हो सकता है based on pre-test. आप सबको pre-test, post-test मेथड का पता होगा. So इससे पहले कि स्टूडेंट्स को आप ऑन बोर्ड लें इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड एनवायरनमेंट में, यू कंडक्ट अ प्री टेस्ट टू डिटरमिन उनको आता क्या है. और आप शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कोर्स यू स्टार्ट डिफरेंटली फॉर एवरीबडी बेस्ड ऑन व्हाट दे नो. सो आपकी जिस कोर्स की शुरुआत है, अगर एक स्टूडेंट है जिसको ऑलरेडी जिसके आइडियाज़ जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल पे फॉल कर रहे हैं, दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू पिक अप फ्रॉम द इंटरमीडिएट लेवल. बट इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु इज एट द बेसिक proficiency level, that student is going to start your course from the scratch, from the basic, from the very beginning that you have planned. And if there is a student who already has proficient views or proficient understanding of the concept, then you have to plan extensive work for this student, because this student already has
सैचुरेटेड जो आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल है उसको उसने क्रॉस कर लिया है। अब आपने इसके लिए एक्सटेंसिव काम प्लान करना है। सो आपने प्री टेस्ट के ऊपर बेस की अपनी सारे कोर्स की प्लानिंग, और प्री टेस्ट के ऊपर ही आपने लर्नर्स के नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस को डिफाइन किया। दो पॉसिबल मेथड्स होते हैं जो कि आम तौर पर से फॉलो किए जाते हैं, और भी होंगे आई एम श्योर। एक तो होता है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि एक सवाल है जो कि किसी स्टूडेंट को आपने दिया, उसके जवाब पे आपने बेस करके उसको रिपीट करके आपने आइडेंटिफाई किया कि वीकनेस कहाँ है या प्रोफिशिएंसी या तो किस पर्टिकुलर डोमेन में है, और कहाँ से इसको हमने किस तरह के कर करना है टू एडजस्ट द लर्निंग कर्व। और दूसरा जो है वो बेजियन नॉलेज ट्रेसिंग होता है, जिसमें यू बेसिकली ट्रेस द conceptual understanding, knowledge, and then you base your unfold the course, the electronic version of the course accordingly. But this was quite technical, I know this, and nobody expects from you to follow artificial intelligence unless you're an engineer or you have an understanding, thorough understanding of how to create this kind of electronic system and how to then navigate and maneuver different operations in it. Now, another very important aspect, in addition to understanding flipped classrooms, blended classrooms, and online modalities, कि आपको as faculty members किस किस्म के challenges हैं जिनके लिए तैयार रहना चाहिए, और आपको कैसे अपने आप को prepare करना चाहिए to encounter these challenges. इसमें सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपको अपना कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी क्या है आपकी, क्या आपकी करिकुलम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, only then you should start to work towards any one of these modalities. Sometimes what happens कि teachers अपने own पे एक initiative शुरू कर देते हैं without taking the senior leadership team members on board, without consulting their institutional policies. ऐसी situation में disaster होने का बहुत ज़्यादा possibility होती है. Because you're teachers, you're representing an institution. One error made by you on a public platform can bring a bad name to your institution. Nobody is going to remember your name, but they would remember the name of the institution. So it's very important to be very careful. इसी तरीके से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ सोचें कि क्या हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में. क्या आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप करना चाहते हैं, और अगर नहीं, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कोशिश करें कि उसको बेस्ट यूटिलाइज करें. डोंट जस्ट लुक एट द थिंग्स दैट यू डोंट हैव, ट्राई टू लुक एट थिंग्स दैट यू हैव, एंड ट्राई टू लुक एट the things and try to do things that you can. Then comes your planning stage. Planning stage पे आके आप ज़रूर एक सर्वे करें अवेलेबल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का. आपके पास, जैसे मैंने अपने कल के सेशन में भी कहा, आपके पास एक रेपोजिटरी होनी चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट मौजूद हों, और आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए कि आपने कब क्या कैसे इस्तेमाल करना है. You should also integrate higher order thinking skills in your learning activities and should try to bring some innovation in assessment. अब आपके पास implementation stage आ गई. अब आप पढ़ाने जब जाएंगे ये लेक्चर, आपके पास जो टाइम डिवीजन जो आपने की है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, वो रियलिस्टिक करें. अपने ऑब्जेक्टिव्स को टेंजिबल बनाएं और इंटरेक्शन और रीइंफोर्समेंट को अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी का हिस्सा बना लें. लास्टली कम्स पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन विच इन्वॉल्व्स असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन. कोशिश करें कि असेसमेंट के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, एवैल्यूएशन के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करें. दैट शुड लेसन योर वर्कलोड and improve effectiveness for students. With this, I come to an end of this training session. Thank you so much for your patience, for listening to this lecture.
Now the floor is open for a discussion. I would appreciate if you can raise your hand. I will call your name and only then you unmute your mic and speak. Mr. Nadeem Fayaz, आपका हाथ ऊपर है. Please take the first turn. For such a wonderful lecture, I would like to request to display the first slide of characteristic of blended learning, and number 2, define the term ARCS once again. Thank you. Okay. I will take the second half of your question first. You asked me to define the term ARCS. ARCS is a concept that was proposed by John Keller back in 1960s, I think. You all can look up on this phenomena. It's a very, it holds quite a significant place in academic research, where he says that किसी भी शख्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी अटेंशन को ग्रास्प करें, आप उसको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दें, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दें, और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रेलेवेंट बनाएं. Somebody's mic is unmuted. सैयद अजहर नदीम साहब, अगर आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें. थैंक यू सो मच सर. सो ये ARCS मॉडल है और आप इसको पढ़ सकते हैं. ये हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हो सकता है, कन्वेंशनल सेटिंग में भी अप्लाई हो सकता है. और आपने जो मुझसे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स मांगी हैं वो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन आपको प्रोवाइड कर देगा. सो आई एम नॉट गोइंग बैक इनटू द प्रेजेंटेशन. यू विल गेट द फुल प्रेजेंटेशन लेटर ऑन. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. मोहम्मद असगर साहब. असगर साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें और आपका क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये कि फ्लिप क्लासरूम और ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग में क्या फ़र्क है? हाँ, फ्लिप लर्निंग जो है वो एसेंशियली आपने ऑनलाइन मोडालिटी में ही पढ़ाना है, और जो स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं वो फेस टू फेस मोडालिटी में होती हैं. जबकि ब्लेंडेड लर्निंग में आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी ऑनलाइन करा सकते हैं. अभी आप पर डिपेंड करता है, आपने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी दिया एक कॉन्सेप्ट, आपको लगता है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं ऑनलाइन भी हो सकती हैं, आपने ऑनलाइन बना दी वो एक्टिविटीज़. कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन काम नहीं कर सकते. फ्लिप्ड क्लासरूम्स जो होते हैं वो यूजुअली इसीलिए फ्लिप कहा जाता है उनको कि जो टीचर का काम होता है वो सारा हो जाता है आउट ऑफ द स्कूल और आउट ऑफ द कन्वेंशनल टीचिंग सेटिंग, और जो स्टूडेंट्स का काम होता है जिसको हम ओल्ड टाइम्स में हम होमवर्क लेके आते थे ना घर, तो अब जो होमवर्क है वो होमवर्क नहीं है, वो आपने क्लास में करना है, और जो पढ़ाई है जो कि स्कूल में होती थी या कॉलेज में होती थी वो घर पे होएगी अब. सो इसलिए इसको फ्लिप क्लासरूम्स कहते हैं, और इन दोनों में ये फ़र्क है. थैंक यू मैम. थैंक यू.